Hi everyone, welcome to Crazy Academy, and here you will get quality education for IIT JEE and mains and boards and also NEET. So in this channel I will teach you mathematics and chemistry, and this is a video series where I will teach you organic chemistry as a whole for IIT JEE and mains and NEET. So be with me, stay connected, start making notes. So today we will learn organic chemistry basics. So what is basics? So for IIT to learn the advanced and intermediate part we need to learn the basics. So what is the basic chapter? The basic chapter is GOC. क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो GOC आज हम लोग पढ़ेंगे. तो ये लेक्चर बहुत ही अच्छा होगा आईआईटी के लिए. अगर आप लोगों को आईआईटी क्लियर करना है एंड मेंस, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और मैं साथ ही साथ डीपीपी भी दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एंड यू ऑलवेज सॉल्व इट एंड स्टे कनेक्टेड. सो लेट्स बिगिन our chapter GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो टू नो अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लोग का पहला पार्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज़्म. जो भी रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे हम लोग. तो टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज़्म वी नीड टू स्टडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है. तो रिएक्शन में क्या होता है प्रोसेस. तो रिएक्शन के प्रोसेस में ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि पहले जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं, फिर नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, ओल्ड बॉन्ड्स है ABXY. तो पहले AB और XY का बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड फिर A और X कंबाइन हो गया और B और Y कंबाइन हो गया, तो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया और इधर ओल्ड बॉन्ड टूट गया. तो चलिए आगे चलते हैं. तो इधर देखिए, एक बात आप नोट कर लीजिए कि कोई भी रिएक्शन में हमेशा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है. तो ये लाइन आप नोट कर दीजिए, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ रिएक्शन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो एक एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पहला मॉलिक्यूल है CH3Cl और दूसरा जो रिएजेंट है, तो जो रिएक्टेंट होता है उसे हम और एक नाम से भी बोलते हैं सबस्ट्रेट. और जो रिएजेंट होता है वो रिएक्टेंट में रिएक्ट करता है. रिएजेंट रिएक्टेंट के साथ मिल के फॉर्म करता है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है. तो जो प्रोडक्ट है आप देख ही सकते हैं, रीअरेंजमेंट हुआ है एटम का. यहाँ OH माइनस चला गया है CH3 के साथ और Cl माइनस एटम अकेला हो गया है. तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा क्या होता है. तो चलिए, कंसेप्ट्स टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म. तो GOC में जनरली 2 पार्ट्स होता है, GOC1 GOC2. तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने के लिए इसके कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं. तो चलिए वो कंसेप्ट्स देखते हैं क्या क्या है. तो आप इधर देख सकते हैं, इधर 4 कंसेप्ट्स लिखा हुआ है. पहला है बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा है अटैकिंग रिएजेंट, तीसरा है रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड चौथा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. ये जो कि बहुत पॉपुलर होगा आप लोगों के अमॉन्ग. तो चलिए पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं हम इधर. तो पहला कंसेप्ट है बॉन्ड क्लीवेज. तो नाम से आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ बॉन्ड का जो ब्रेक डाउन होते वक्त जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे हम लोग क्या नेमिंग देते हैं, बॉन्ड क्लीवेज. चलिए फर्दर स्टडी करते हैं.
तो bond cleavage is of generally two types. It is homolytic fission and heterolytic fission. तो होमोलिटिक फिजन क्या होता है? फिजन यानी ब्रेकडाउन, होमो मानी इक्वल, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हेट्रो यानी अनइक्वल, फिजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जस्ट ये बात याद रखिए, होमो यानी होमोलिटिक यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेट्रोलिटिक यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बात करते हैं होमोलिटिक फिजन के डिटेल में। तो लेट सपोज दो एटम हैं ए और बी जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को होमोलिटिक फिजन कराना है यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दोनों के पास ऑफ कोर्स सेम पावर होना पड़ेगा, यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि दो मैदान में दो लोग लड़ने खड़े उतरे, तो दो लोग में से अगर हम लोग को बराबर पॉइंट्स देने हैं तो कैसे देंगे हम लोग बराबर पॉइंट्स? अगर दोनों का ताकत एक हो, अगर दोनों सेम पावर के हो, सेम स्ट्रेंथ हो दोनों में, तभी तो इक्वल हम लोग पॉइंट्स डिवीजन देंगे उन लोगों को। तो वही बात इधर है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का ऑलमोस्ट सेम होना पड़ता है, तभी इधर होमोलिटिक फिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक कोवलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया बी के पास, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ए के पास, तो इधर सिंपली प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल, ये आप याद रखिएगा। और बी भी फ्री रेडिकल है, और ये फ्री रेडिकल जनरली बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो चलिए एक नोट की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये नोट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस आफ्टर बॉन्ड फिजन। तो इन होमोलिटिक फिजन, ये बात आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस आफ्टर बॉन्ड फिजन। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कंडीशन जिसके वजह से होमोलिटिक फिजन होता है या जो होमोलिटिक फिजन को प्रमोट करता है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराने के लिए आप लोगों को ये 3 कंडीशन चेक करने होंगे। तो पहला कंडीशन, जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम, एंड सेकेंड कंडीशन जो कि नेसेसरी है, आप इसे स्टार मार्क दे दीजिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ही होगा, वरना हम लोगों का होमोलिटिक फिजन नहीं होगा। तो ये कंडीशन क्या है? देयर शुड बी यूज़ ऑफ सनलाइट। सनलाइट यानी यूवी रेज, जैसे कि हम लोग जो रिएक्शन के बार लिखते हैं, तो इधर हम लोग जो सनलाइट लिखते हैं, तो सनलाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एच म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं टू शो होमोलिटिक फिजन। तो चलिए थर्ड कंडीशन की ओर देखते हैं, देयर शुड बी नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये और एक कंडीशन है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना ज़रूरी नहीं है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट होने से होमोलिटिक फिजन का चांसेस और बढ़ जाता है। तो होमोलिटिक फिजन, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है? CCl4। आप देख सकते हैं अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन के चारों ओर से क्लोरीन लगा है, तो वो अपने पोलैरिटी को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नेट पोलैरिटी 0 निकल के आता है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये एक कंडीशन है। अब हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट के ऊपर कि इसे आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि इफ़ देयर इज़ अ कैटलिस्ट लाइक पेरोक्साइड, देन होमोलिसिस विल टेक प्लेस। H like H2O2, पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2, N एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा कैटलिस्ट प्रेजेंट है, पेरोक्साइड प्रेजेंट है रिएक्शन में, तो होमोलिसिस ही होगा। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए ये पहला एग्जांपल है।
तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ इथेन मॉलिक्यूल है और इधर हमें होमोलिसिस कराना है, क्योंकि इधर है सनलाइट, तो होमोलिसिस ही होगा, यानी एच म्यू लिया मैंने सनलाइट के टर्म्स में। तो अब चलिए यहाँ कराते हैं होमोलिसिस। तो यहाँ कहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो आप लोगों को एक बात पता होगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीकर होता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्डिंग है। तो ऑफ कोर्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम इधर होमोलिसिस कराए तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनके कोवेलेंट बॉन्ड के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या बना होगा हम लोगों का? तो जो स्ट्रक्चर है वो बना होगा कुछ ऐसा। तो यहाँ जैसे कि इधर इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया और इसमें यहाँ क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल भी था। तो प्रोडक्ट में ये मॉलिक्यूल आ गया पूरा, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ फ्री रेडिकल भी है। और जो ये हाइड्रोजन बचा था, ये हाइड्रोजन निकल गया साइड प्रोडक्ट के वजह में। तो अब साइड प्रोडक्ट हो गया। तो अब चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में आप खुद से एक बार पॉज करके इसे सॉल्व करिए एंड देन रिज्यूम करके इसे आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल यानी। तो इधर आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। तो इधर सबसे सुइटेबल बॉन्ड कौन सा होगा जिसमें हम होमोलिसिस करा सकते हैं? तो इधर देखिए, इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है और ऑक्सीजन का तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से, तो इधर तो होमोलिसिस नहीं होगा। तो होमोलिसिस होने के चांसेस अब कहाँ हैं? तो होमोलिसिस होने के चांसेस यहाँ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्डिंग के बीच में, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अगर इधर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनके बॉन्ड के बीच, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो आफ्टर ऑल क्या कंपाउंड फॉर्म होगा प्रोडक्ट में? तो आप देख सकते हैं ये कंपाउंड पूरा फॉर्म हो जाएगा और यहाँ एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, जैसे आप इधर देख सकते हैं एन। ये बोथ साइड सेम है, तो इधर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये वापस से होमोलिसिस करने का कोशिश करेगा ताकि स्टेबिलिटी गेन करे। तो आप देख सकते हैं, तो अगर हम इसे वापस होमोलिसिस कराए तो आप देख सकते हैं इधर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड तो नहीं ब्रेक होगा, तो बचा क्या? ये वाला बॉन्ड। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंपली वही कॉन्सेप्ट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो बना क्या? एक बना फिनाइल रेडिकल और एक बना ये वाला रेडिकल। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दो फ्री रेडिकल हो गया, तो ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो ताकि अनस्टेबल को दूर कर सके तो कार्बन और ऑक्सीजन एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं आपस में, क्योंकि ये 2 फ्री रेडिकल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये बन जाता है CO2 मॉलिक्यूल। तो चलिए अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं। सो आई होप आप सभी को होमोलिटिक फिजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हेट्रोलिटिक फिजन के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेट्रोलिटिक फिजन के लिए एक कंपाउंड, एक में मतलब एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B। तो हेट्रोलिटिक फिजन यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होना पड़ेगा?
एक एटम को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा दूसरे एटम से। तो यहाँ ए, लेट सपोज हम लोग अज्यूम करके चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। एक्स को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं जनरली। तो अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। तो इधर हो हेटेरोलिटिक फिजन में फुल एरो लेते हैं हम लोग, तो यहाँ बी ले लेगा ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ए के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बी के पास पार्शियल नेगेटिव। तो आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, आफ्टर द रिएक्शन क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ए के पास पॉजिटिव चार्ज यानी ये कैटायन बन गया और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इधर बी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बी में, यानी बी एनायन बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और इसके ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो एनायन पार्ट होता है या जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फाइल यानी लवर और इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इधर ए पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ऑफकोर्स यही चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना। तो ए प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, एंड बी माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। चलिए आगे बात करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये नोट, आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। इन हेटेरोलिटिक फिजन इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। होप आपको ये नोट समझ में आया होगा। तो चलिए कंडीशंस देखते हैं जिसके लिए हेटेरोलिटिक फिजन कराएंगे हम। सो पहला कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी डिफरेंट। सो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट ही होना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। और सेकंड कंडीशन है पोलर मीडियम शुड बी यूज बिकॉज इट स्टेबलाइजेज आयन। हेटेरोलिटिक फिजन में जनरली आयन्स फॉर्म होते हैं, तो पोलर मीडियम उनको स्टेबलाइज करते हैं। तो ऑफ कोर्स पोलर मीडियम इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। तो इधर पोलर मीडियम यूज़ होगा जो कि स्टेबलाइज करता है आयन को। तो चलिए आगे बात करते हैं। So here you can see there is an example. तो here if we do heterolytic fission तो ये कहाँ होगा, जनरली कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के बीच, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्योंकि क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के पास नेगेटिव। और आप देख सकते हैं H2O है जो कि पोलर मीडियम है। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो ये पार्ट पूरा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। और फिर क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं कार्बोकैटायन। तो ये एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आप इसे नोट स्टार मार्क दे दीजिए। तो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, तो आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ होमोलिसिस होगा, पर इधर हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। तो अगर हम लोग ने सनलाइट यूज़ किया है तो इधर होमोलिसिस होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन के बॉन्ड के बीच, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, तो प्रोडक्ट में क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम लोग पोलर मीडियम लेते हैं जैसे कि वाटर, तो इधर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन रहेगा इनके बॉन्ड के बीच और ये पूरे इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा और एक क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं।
सो आज के क्लास के लिए आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट एंड वी विल कम इन द नेक्स्ट लेक्चर where we will see the second concept of reaction mechanism, that is attacking reagent. और हम लोग फर्दर कुछ एग्जांपल्स भी लेके आएंगे बॉन्ड क्लीवेज के हेट्रोलिटिक फिजन के ऊपर. तो आई होप आपको होमोलिसिस और हेट्रोलिटिक समझ में आया होगा. और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला या इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहें. बाय बाय.